हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ के बारे में जो कि मणिपुर से आ रही है। जो कि मणिपुर वायलेंस हो रही है पिछले 2-3 महीने से। और हाल फिलहाल में जो कुछ सेक्सुअल असॉल्ट की वीडियोस आई हैं तो उससे इस टॉपिक पे दोबारा लोगों की निगाह पहुंची है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं कि कैसा बैकग्राउंड है, क्या हुआ है, करना चाहिए इसको रोकने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लोकेशन देख लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर जो है एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और ये अपना नागालैंड, मेघालय और असम से बॉर्डर शेयर करता है और इसका इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है म्यांमार के साथ। तो ये तो हुई इसकी लोकेशन की बात। अब मणिपुर की ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, मणिपुर की जियोलॉजी देखते हैं। तो मणिपुर को एक्सपर्ट्स जो हैं बेसिकली एक क्रिकेट स्टेडियम से कंपेयर करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि सेंटर में तो होती है क्रिकेटिंग फील्ड या कोई भी और भी स्पोर्ट्स से ले सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में फील्ड हो गया और साइड में होते हैं चारों तरफ उसके स्पेक्टेटर्स गैलरी, यानी दर्शक दीर्घा लोगों को देखने के लिए। तो सेम मणिपुर में क्या है कि जो सेंट्रल पोर्शन है मणिपुर में, जहाँ पे कैपिटल सिटी है इम्फाल और जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इम्फाल ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे हैं ये वैली एरियाज़, यहाँ पे प्लेन एरियाज़ हैं और चारों तरफ क्या है, हिल्स एरियाज़ हैं। अब वैली में क्या है, मीती कम्युनिटी जो है, जो मेन मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो डोमिनेट करती है। और जो चारों तरफ जो हिली एरियाज़ हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं। कुकीज़ हो गया, जो कम्युनिटी, चिन, नागाज़, ये सारी कम्युनिटी हैं। अब क्योंकि वैली है, प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं और जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे रिसोर्सेज भी कम है। तो ये भी एक मेजर कहीं ना कहीं फैक्टर है डिस्टरबेंस का। अब हम इथनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं मणिपुर में। मणिपुर में जो बेसिकली डोमिनेटिंग कम्युनिटी है वो है मीती कम्युनिटी। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन मीतीस की है। ये एक हिंदू कम्युनिटी है और बाकी जो हैं ट्राइबल्स ग्रुप हैं, यहाँ पे नागाज़ हैं, कुकीज़, चिंजो, मिजोज़, ये सारी बाकी ट्राइब्स हैं। तो ये तो हो गई इथनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात। तो मणिपुर में वॉयलेंस के रीजन समझने से पहले हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। वॉयलेंस, मणिपुर की बैकग्राउंड क्या है वॉयलेंस के लिए। तो सबसे पहला क्या है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, कुकीज़ और नागाज़, इनको एसटी स्टेटस प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ही। ये 5th शेड्यूल में भी आते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये लैंड खरीद सकते हैं कहीं भी। तो ये वैलीज़ में जाके लैंड को ख़रीद लेते हैं इम्फाल में ये। और रेस्ट्रिक्शन है इनके लैंड पे कि कोई भी आउटसाइडर आके ट्राइबल का लैंड क्लेम नहीं कर सकता, ना ही खरीद सकता है। तो क्या हो रहा है कि ये मीतीस का क्लेम क्या है कि ये हमारे रिसोर्सेज को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को कम कर रहे हैं हमारे लिए। तो एक तो ये हो गया। और क्योंकि जो मीती कम्युनिटी है ये बिलोंग करते हैं मीती जो किंगडम था एंशियंट टाइम में मणिपुर में, उसके डिसेंडेंट्स हैं। तो इनका मेजॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में। और जिस टाइम जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, वो भी मीती कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में इनका अपर हैंड है। तो इससे जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं, कुकीज़, नागाज़, चिन्स, ये अपने को कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि हमारा ये वायलेट कर रहे हैं हमारे राइट्स को या हमारा शोषण कर रहे हैं। इन्हीं रीजन की वजह से 60s और 70s के टाइम में मणिपुर में काफ़ी इंसर्जेंसी हुई, क्योंकि एसटी स्टेटस की वजह से कुकीज़, नागाज़ को कई सारे मीती आर्म्ड ग्रुप फॉर्म हुए इनके खिलाफ, कुकीज़ के और नागाज़ के खिलाफ। और उसके बाद क्या हुआ, कुकीज़ ने अपने लिए अलग लैंड की बात की, उन्होंने कुकी लैंड की बात की। और साथ ही साथ इधर इनके नेबरहुड में नागाज़ की इंसर्जेंसी भी स्टार्ट हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी फैली रही मणिपुर में 60s और 70s के टाइम पे। इंसर्जेंसी को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अफसपा एक्ट लगाया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इससे क्या होता है इसमें कि आर्म्ड फोर्सेस को काफ़ी स्पेशल पावर दी जाती है, जिससे वो किसी को भी जैसे अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी यहाँ तक कि शूट तक कर सकते हैं। उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के।
तो वो लगाया गया अफसफा एक्ट। उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये इंसर्जेंसी तो कंट्रोल में आई है, और कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दशकों से मणिपुर काफ़ी हद तक शांत था, और अफसफा को भी इसी वजह से मेजर पोर्शन से स्टेट के हटा लिया गया। अब क्या होता है कि मितीज भी बहुत टाइम से एसटी स्टेटस की डिमांड करते हैं कि हमको भी एसटी स्टेटस दो, जैसे कुकीज़ और नागास को दिया हुआ है। अब क्या होता है, अप्रैल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है कि मितीज को भी एसटी स्टेटस दे दिया जाए। तो उसको ऑर्डर आते ही कहीं ना कहीं जो बाकी ग्रुप हैं, ट्राइबल ग्रुप हैं, कुकीज़, नागास, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं कि इससे क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज का और इन्फ्रिंजमेंट होगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा अगर मितीज को भी एसटी स्टेटस दे दिया जाता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही डोमिनेटिंग पोजीशन में है और आप इनको फिर से एसटी स्टेटस दे रहे हैं। और जो सेकंड रीज़न है कि पिछले 2 साल में क्या हुआ था, 2 साल पहले कि मिलिट्री coup हुआ था म्यांमार में, यानी तख्ता पलट हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है कि रिफ्यूजीज़ वहाँ से बहुत ज़्यादा मणिपुर से इधर आते हैं, म्यांमार से आते हैं मणिपुर में रिफ्यूजीज़, क्योंकि क्या होता है कि जो इधर की जो ट्राइब हैं कुकीज़ और जो उधर की मणिपुर की चिन्स ट्राइब हैं, इसमें पहले कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से संबंध हैं दोनों ट्राइब्स के बीच में, बहुत काफ़ी समय से। तो उधर जब उन पे वायलेंस होती है म्यांमार में, तो वो ट्राइब इधर आ जाती हैं मणिपुर में। अब क्या करते हैं, ये भी एलिगेशन लगाया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो ट्राइब्स आई हैं इधर से, ट्राइबल ग्रुप जो आए हैं, चिन्स वगैरह, मिजोज़, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड को डिफॉरेस्ट करके ओपीएम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है स्टेट में। जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का जो एरिया है, जो ये रीजन है, ये मिलके बनता है गोल्डन ट्रायंगल। मेजॉरिटी ऑफ जो ओपीएम जो सप्लाई होती है पूरे वर्ल्ड में वो इसी रीजन से होती है, यानी ये जो एरिया है ये ओपीएम प्रोडक्शन का हब है। ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह इस एरिया से सबसे ज़्यादा होती है। अब एलिगेशन क्या है कि जो ट्राइब्स आई हैं क्रॉस बॉर्डर म्यांमार से, ये यहाँ पे ओपीएम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गई हैं मणिपुर में, कुकीज़ और जो यहाँ पे ट्राइब प्रेजेंट है मणिपुर में, उनकी हेल्प से। अब इनके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट ने जब एक्शन लिया, तो जो ट्राइब्स हैं कुकीज़ वगैरह, इन्होंने इसको अपने ऊपर असॉल्ट के रूप में देखा कि जैसे ये हमारे अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं या हमको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेजर रीज़न है मणिपुर की वायलेंस का। और जो चीफ मिनिस्टर पे उनके खिलाफ भी ये एलिगेशन लगे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी इम्पार्शियल रूप से नहीं एक्शन लिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं पार्शियलिटी दिखाई है, क्योंकि ये मिती कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं चीफ मिनिस्टर खुद। तो इन्होंने कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखा है मिती कम्युनिटी के खिलाफ, मिती के फेवर में। और कुकीज़ और जो बाकी चिन्स हैं उनके खिलाफ इन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए हैं और उनके खिलाफ सॉफ्ट। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजन हैं मणिपुर की वायलेंस के। ये तो हुई कि क्या रीज़न है मणिपुर की वायलेंस के। अब बात करते हैं कि क्या अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं और क्या और लिए जा सकते हैं जिससे फिर से पीस रिस्टोर्ड हो मणिपुर में। तो एक तो ये हो सकता है कि और हम एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते हैं मणिपुर में, जिसमें इंडियन आर्मी, असम राइफल्स और पुलिस है, और उनको बढ़ा सकते हैं। अभी तक ऑलरेडी ये तो काफ़ी मात्रा में, पर हम इनका नंबर और इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी लेट मई में विज़िट किया था मणिपुर को, बट वो कहीं ना कहीं इससे कोई खासा प्रभाव तो नहीं पड़ा, उल्टा उसके बाद वायलेंस बढ़ी ही है। कहीं ना कहीं जो लोग बेघर हुए हैं अपने घर से, जो लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि उनको घर पहुंचाने के लिए और अच्छे से काम करे। ठीक, और जो इथनिक हॉस्टिलिटी है उसको रिडक्शन करने के लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है वायलेंस का। और कहीं ना कहीं जो खुद चीफ मिनिस्टर हैं उनको इम्पार्शियल मैनर में एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके खुद के अगेंस्ट काफ़ी सारे एलिगेशन लगे हैं कई सारे रीजन में, और कई लोगों ने उनके खुद रेजिग्नेशन तक की डिमांड की है। तो उनको कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे वो मिती हो चाहे वो कुकी हो, किसी के भी खिलाफ, और इम्पार्शियल मैनर में उनको एक्ट करना पड़ेगा। और ये जो मैटर है ये इतना सीरियस है, इस पर कोई
मतलब पॉलिटिक्स तो नहीं करनी चाहिए, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं सेम पेज पे आना चाहिए और सॉल्यूशन खोजना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे अभी पॉलिटिक्स खेलने का टाइम नहीं है, और कहीं ना कहीं हमें और कई सारी पीस इनिशिएटिव्स स्टार्ट करने चाहिए जिससे ट्राइबल्स में कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को टारगेटेड फील कर रहे हैं। और सिविल सोसाइटी और जो कम्युनिटी ग्रुप हैं उनको ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए कोई सॉल्यूशन फाइंड करने में। और कोई भी जो नए सॉल्यूशंस बना रहे हैं या कोई नई पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो उन दोनों जो सिविल सोसाइटीज़ ग्रुप्स हैं और जो कम्युनिटी ग्रुप हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कॉन्फिडेंस भी आएगा लोकल्स में। और जो भी लोग जो सेक्सुअल असॉल्ट के कहीं ना कहीं प्रिपरेटर हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और जो भी वीडियो में जो भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम उन फेसेस को, उनके खिलाफ खुद स्टेट गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और जो इंटरनेट बैन किया हुआ है कहीं ना कहीं उसको भी एक लिमिट से ही बैन करना चाहिए, नहीं कि हम डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से बैन कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि प्रॉपर खबरें नहीं आ पाती हैं वहाँ से। अब जैसे यही है जो वीडियो अब आया है, ये 4 मई का वीडियो है जो अब आया है जुलाई में, तो कहीं ना कहीं इससे ये भी हो सकता है कि और कई सारे ऐसे केसेस हों जो लोगों को पता ही ना चल रहे हों। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट बैन को भी सरकार को सोचना चाहिए कि बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट रूप से ना करें। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की खुद की गाइडलाइंस हैं कि बिल्कुल बैन नहीं कर सकते हम इंटरनेट पे। बट कहीं ना कहीं फॉल्स इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए इंटरनेट बैन ज़रूरी भी है, बट प्रोपोर्शनल मैनर में होना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं वायलेंस को रोकने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे पीस कहीं ना कहीं रिस्टोर हो। क्योंकि अगर पीस रिस्टोर नहीं होगी तो, और ये अगर लंबे समय तक चलेगा तो ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन नहीं है एज आ कंट्री, इंडियन कंट्री के लिए भी अच्छा साइन नहीं है ये बिल्कुल भी। क्योंकि अब G20 समिट में जो फ्लैगशिप इवेंट है इंडिया के लिए, उसमें कम से कम 50 डेज से भी कम का टाइम बचा है। तो अगर ऐसे वीडियोज़ और ऐसी न्यूज़ अगर जो डिस्टर्बिंग न्यूज़ अगर ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाती हैं तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया की प्रेस्टीज पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सभी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और अपने तरफ से और अच्छे से एक्शन लेना चाहिए और स्टेप्स लिए जिससे जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। तो ये आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।